जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है यह जानना होगा तो आप किसी ना किसी से पूछेंगे। इस बार तो केंद्र और श्रीनगर में सरकार एक ही पार्टी की है, बीजेपी की। सेना और पुलिस के बयान से किसी घटना की जानकारी मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कश्मीर के भीतर क्या हो रहा है इसकी आवाज तो उन्हीं से आएगी जिनकी दोनों जगहों पर जवाबदेही है। इतना कुछ हो रहा है फिर भी कश्मीर पर कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं है दिल्ली में। इसके अलावा बाकी के पारंपरिक रास्ते या तो बंद हो चुके हैं या कमजोर कर दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, एनजीओ और मीडिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 की समाप्ति के बाद इन सभी की हालत पर आप गौर कर लेंगे तो पता चलेगा कि कश्मीर पर जानने के लिए आपके पास गोदी मीडिया ही है जो कि खुद नहीं जानता वहां क्या हो रहा है। धारा 370 की समाप्ति के 2 साल से भी अधिक समय हो चुके, ना तो राज्य की बहाली हुई ना ही राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस पहल, जिसकी बहाली के लिए दिल्ली में 24 जून को कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की। इस बैठक में कश्मीरी पंडितों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, ना उनके बारे में बात हुई। बैठक के करीब 4 महीने बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली किस हद तक आगे बढ़ी है, कहां फंस गई है, यह तो सरकार बताएगी जब भी बताए। इस बैठक में शामिल दलों ने कुछ समय के बाद इसे फोटोबाजी कहना शुरू कर दिया, बेनतीजा बताना शुरू कर दिया। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, न बाद में हुई, जिससे आपको पता चलता कि इससे निकला क्या। बैठक में भाग लेने वालों ने उनसे धारा 370 की बहाली की मांग की प्रधानमंत्री से। सरकारी बयान में इसका जिक्र नहीं था, सिर्फ इतना लिखा था कि प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है कि सभी लोकतंत्र को लेकर प्रतिबद्ध हैं। 2 साल से अधिक समय हो गया, जम्मू कश्मीर को ना तो राज्य का दर्जा वापस मिला, ना ही वहां चुनाव हो सके। घाटी में नया नेतृत्व पैदा करने के लिए विकास परिषद का चुनाव कराया गया, लेकिन इस वक्त तथाकथित उस नए नेतृत्व से भी कोई आवाज नहीं आ रही है। इस हालात से निपटने की पूरी प्रक्रिया में कश्मीर में सक्रिय क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की कोई भागीदारी नहीं दिखती। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कहा कि भारत लोकतंत्र की मां है, इंग्लिश में मदर है। कश्मीर के बारे में हम जानेंगे कैसे अगर इंटरनेट बंद रहेगा, पत्रकार अपना काम नहीं करेंगे। आर्थिक गतिविधियां और इंटरनेट बंदी से पत्रकारों की नौकरियां चली गईं, कई पत्रकार मारे भी गए और कईयों पर यूएपीए लगा दिया गया। कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, इसकी जानकारी केवल मंत्रियों के बयान से ही मिलती है, गंगा नजर नहीं आती। तो कश्मीर में क्या हो रहा है आपके पास जानने के रास्ते या तो बंद हैं या फिर बहुत सीमित हैं। इसी तरह कश्मीर से बाहर भी आप जानकारी के नाम पर प्रोपेगेंडा ही जानते हैं। पत्रकारिता की क्या हालत है जानते हुए भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीरी पंडित मोहनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ, तो बहस इस दिशा में चली कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार से दोनों जगहों पर है, सवाल नहीं पूछा गया। जल्दी ही तथ्य सामने आने लगे कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने जो हत्याएं की हैं उनमें ज्यादातर कश्मीर के स्थानीय मुसलमान हैं, तो बहस कंफ्यूज हो गई। अब क्या करें? जब प्रवासी मजदूरों की हत्या की खबरें आने लगी और उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, तब बहस ठंडी हो गई। उधर सरकार के लिए सब कुछ इतना सामान्य लगता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कश्मीर के दौरे पर हैं और अमित शाह गृह मंत्री कश्मीर की जगह पोर्ट ब्लेयर के दौरे से दिल्ली लौटे हैं। प्रधानमंत्री धारा 370 की समाप्ति के बाद कश्मीर ही नहीं गए। इस साल जनवरी में आतंकवादियों ने पंजाबी खत्री सतपाल निश्चल की हत्या कर दी। उसके बाद मशहूर कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा की भी हत्या कर दी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में सवाल पूछा था कि क्या जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इसी मार्च महीने में सरकार ने इसके जवाब में कहा कि आतंकवादियों ने 2019 में 39 आम लोगों की हत्या की और 2020 में 37। इस साल भी अभी तक आतंकवादियों ने 32 लोगों की हत्या की है, जिनमें से 22 मुसलमान हैं। शुरू में पुलिस प्रमुख ने कहा था जम्मू कश्मीर के कि कश्मीरी पंडित की हत्या कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं आतंकवादी, लेकिन हर दिन की खबर बता रही है कि आतंकवादियों के निशाने पर सभी हैं और सुरक्षा देने में वहां कोई नाकाम हुआ है
किसी की समझ, किसी की जवाबदेही नाकाम भी नजर आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि आम लोगों की हत्या का बदला लिया जाएगा, आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन यहां सवाल आम लोगों की सुरक्षा का भी है, ताकि वो पलायन ना करें, उनका भरोसा पैदा करना पड़ेगा। लेकिन पुंछ में 11 अक्टूबर से आतंकवादियों और सेना के बीच चल रहा यह एनकाउंटर कुछ और कह रहा है। इतना लंबा एनकाउंटर कभी नहीं चला। इन 11 दिनों में आतंकवादियों ने सेना के 2 अफसरों सहित 9 जवानों की हत्या कर दी, लेकिन एक भी आतंकी सेना के हाथ नहीं आया। इसी 28 जुलाई को केंद्र सरकार राज्यसभा में कह रही थी कि 2019 की तुलना में 2020 में आतंकवाद की घटनाएं 59% कम हो गई हैं। जून 2020 तक की घटनाओं से तुलना करें तो जून 2021 तक आतंकी घटनाओं में 32% की कमी आई है। लेकिन पुंछ में मामला डेटा का नहीं, इसका है कि आतंकी कैसे इतनी तैयारी से यहां जमे हैं और हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। 90 के हालात से तुलना की जा रही है, लेकिन यह 90 नहीं है, 2021 है। केंद्र और श्रीनगर दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है एक तरह से, जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की राजनीति भी करती रही है। एक ही सरकार है जो कभी नोटबंदी तो कभी धारा 370 से आतंक के सफाए का ऐलान करती रहती है, फिर भी आतंक का रूप नजर आता ही रहता है। 90 के हालात की बात करना इस सरकार की तमाम क्षमताओं और दावों पर भी सवाल करना है, जो सुरक्षा के मामले में बढ़ चढ़कर अपने आप को आगे बताती है। मजदूरों के लौटने से कश्मीर के लोग भी चिंतित हैं। उन्हें पता है कि इससे वहां के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान ट्विटर पर मिला। रैना मजदूरों से कह रहे हैं कि वे वापस ना जाएं। सरकार आतंकवादियों का सफाया कर रही है, जिससे आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं। सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर की समस्या के बारे में पाले खींचने से पहले उसे गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। पता चलेगा कि नारों से समस्याएं दूर नहीं होती हैं, हेडलाइन से कुछ नहीं होता।